अधिवृषण में आकर वो हो जाते हैं इकट्ठे। तो इनका काम हो गया शुक्राणुओं का संग्रह करना। तो अगर अधिवृषण का कार्य आपसे पूछा जाए तो अधिवृषण का कार्य क्या है? शुक्राणुओं का क्या करना? संग्रह करना। शुक्राणुओं का क्या करता है? ये संग्रह करता है। बस इसके बारे में आपको इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर है? बोलो। ऐसे कि ऐसा नोट करो। डायग्राम बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो ठीक है, क्योंकि बना तो रखा ही है आपने पहले। हो गया भाई? आगे चले? सब तो बैठे बैठे मेरी शक्ल देख रहे हो, फिर नहीं सर नहीं सर कर रहे हो। कौन लिख रहा है वो बताओ मेरे को। अच्छा, और 2 3, ये लो 3 है पूरी क्लास में। एक लाइन को एक बार में पढ़ो और एक बार में लिखो, अपने आप जल्दी लिख लोगे। आप एक एक शब्द को देखते हो, वुल्फियन वुल्फियन, नलिका नलिका, के, फिर के लिखोगे, ऐसे करते हो आप। हाँ, एक लाइन को एक बार में पढ़ो ना, और एक बार में लिखो उसको। एक एक शब्द को टिपोगे तो ऐसे ही होगा फिर तो। अगला अंक कौन सा आता है अपना अधिवृषण के बाद? शुक्रवाहिनी। लिखो शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी।
अगला भाग कौन सा है? शुक्रवाहिनियां, वास डिफरेंसिया। शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। अच्छा, संख्या कितनी होती है इसकी? अधिवृषण की, अधिवृषण जो है उसकी संख्या 2, और शुक्रवाहिनी की संख्या ये भी 2। भाई 2 वृषण है, दोनों वृषणों के ऊपर क्या मिलेगा? एपिडिडाइमिस, तो संख्या क्या हो गई? 2। और दोनों ही अधिवृषण जो है वहां से एक एक नली निकल रही है, तो उनकी भी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है सुनिए, संख्या कितनी होती है इसकी, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 2। कहां से निकली है? पहले वाले डायग्राम को देखो एक बार, कहां से निकली है? देखिए कहां से निकली? अधिवृषण से निकली ना। अधिवृषण के कौन से भाग से निकली? पुच्छ अधिवृषण से। कहां से निकली? पुच्छ अधिवृषण को अंग्रेजी में कहा जाता है कोडा एपिडिडाइमिस। तो कहां से उत्पन्न होती है ये? हाँ, उत्पन्न कहां से होती है ये ध्यान रखना, ये उत्पन्न होती हैं पुच्छक अधिवृषण से। कहां से उत्पन्न होती है? पुच्छक अधिवृषण जो होता है ये वहां से उत्पन्न होती है, पुच्छक अधिवृषण से उत्पन्न। और इसको पुच्छक अधिवृषण को लिखना चाहो तो कोडा एपिडिडाइमिस, ये कोडा एपिडिडाइमिस से उत्पन्न होती है। ठीक है। कितनी लंबी होती है? इनकी लंबाई क्या होती है भाई? इनकी लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? 45। ध्यान से देखना, डायग्राम में चलेंगे अपने वापस से दोबारा। तो ये कौन सी लंबाई कितनी है इसकी? 45 है। काम क्या करती है ये? इनका कार्य होता है एक तरल पदार्थ का सेक्रेशन। क्या करती हैं ये? एक तरल पदार्थ को क्या करती हैं? तरल पदार्थ का श्रावण करती हैं। यानी कि इनसे या इनकी दीवारें जो होती है वहां से एक लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड क्या करता है? शुक्राणुओं को गति करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करा देता है। एक तो जैसे मान लीजिए आप चलो सड़क के ऊपर, है ना, और एक जैसे आप फर्श पे चलते हो तो कई बार ऐसे घिसड़ के चलते हो यूँ आपको, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा कम बल लगाने पर भी ज़्यादा दूर जाते हैं। तो जब कोई चीज़ अंदर से लिक्विड से भरी हुई होगी तो मोशन करने के लिए उसके अंतर्गत आराम से जगह उपलब्ध हो जाएगी, नहीं तो फ्रैक्शन होगा, घर्षण के कारण उसकी गति क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है, और ये लिक्विड पदार्थ क्या करता है? ये लिक्विड पदार्थ शुक्राणुओं की गति प्रदान करता है। क्या करता है ये लिक्विड? शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। अब शुक्राणु इसमें गति कैसे करते हैं? तो शुक्राणुओं की गति यहां जो देखने को मिलती है उस गति को कहा जाता है तरंग गति। शुक्राणुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है? तरंग गति होती है। वो तरंग गति, वेव मोशन जिसको अपन बोलते हैं, तरंग गति के, यानी कि ऐसे चलते हैं वो, इस तरीके से यो, ऐसे नहीं चलते सीधे जैसे यो चल रहे हो, नहीं, वो कैसे चलते हैं? जैसे वेव चलती है ना, तरंग कैसे चलती है? तो तरंग कैसे चलती है? तरंग के 2 ही तरीके होते हैं चलने के, या तो वो कैसे चलती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के रूप में, फैलकर सिकुड़कर, फैलकर सिकुड़कर, या फिर कैसे चलती है? सुरंग और गर्त के रूप में। पढ़ा होगा ना, कभी ऊपर और कभी नीचे। तो वेव के रूप में चलते हैं शुक्राणु जो है वो यहाँ पर किस रूप में गति करते हैं? तरंग। अब फिर दोबारा से ध्यान दो एक बार, क्या हुआ था डायग्राम में, फिर बता रहा हूं मैं आपको। इस तरीके से आती है शुक्रवाहिनी, ऐसे आई थी ना शुक्रवाहिनी, और ये दोनों शुक्रवाहिनियां यहां मूत्राशय के पीछे पहुंचती है ना। मूत्राशय के पीछे जब ये पहुंचती हैं तो इनका ये जो भाग होता है आगे का, इनका ये आगे का जो भाग होता है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है। आगे का भाग जो होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? फूला हुआ। इनके आगे का जो भाग है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है इस तरीके से। और ये फूला हुआ जो भाग है ये किस में जाकर खुलता था? ये शुक्राशय में जाके खुलता था। भैया आगे तेरे ही आई ना, फिर ठीक है। हाँ भाई, तो ये किस में जाकर खुलती है? ये शुक्राशय में। तो इनका जो ये अंतिम भाग होता है ये वाला,
ये भाग कैसा दिखाई देता है? ये भाग फूला हुआ होता है। ये भाग कैसा होता है? ये जो भाग होता है ये कैसा भाग होता है? फूला हुआ। कैसा भाग होता है? ये फूला हुआ भाग होता है। और इनके फूले हुए भाग को नाम क्या दिया जाता है? इनके फूले हुए भाग को नाम दिया जाता है तुम्बिकाय, एम्पुला। क्या कहते हैं इस फूले हुए भाग को? तुम्बिकाय। क्या बोलते हैं? तुम्बिकाय, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्पुला। इस एम्पुला में क्या होता है? शुक्राशय से छोटी छोटी नली आकर मिलती है। एक इधर के शुक्राशय से आएगी और एक इधर के शुक्राशय से, और वो दोनों आकर क्या करती हैं? वो दोनों आकर एक छोटी नली बना लेती है। जैसे ऐसे आएंगे और ऐसे आकर दोनों क्या बना लेंगी? एक छोटी नली। और इस छोटी नली का नाम क्या होता है? इस छोटी नली का नाम होता है स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं इसको? स्खलनीय वाहिनी इसको कहा जाता है। एजुकेटरी डक्ट कहते हैं इसको। एजुकुलेटरी डक्ट के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। और ये एजुकुलेटरी डक्ट जो होती है ये किस में जाकर खुल जाती है? ये खुल जाती है मूत्र मार्ग में। किस में जाकर खुल जाएगी? ये मूत्र मार्ग में जाकर खुल जाएगी। यानी कि शुक्र वाहिनी में हमको क्या क्या याद रखना है कि भाई संख्या कितनी हो गई? 2 जोड़ी। कहाँ से उत्पन्न हुई? कोडा एपिडिडाइमिस जो होता है, पुच्छक जो अधिवेशन होता है, वहां से क्या होती हैं? ये उत्पन्न होती है। वो हमको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है? पुच्छक अधिवेशन जो होता है वो से कहाँ उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के बाद ये क्या करती हैं? आगे चलती हैं तो इनमें से किसका लिक्विड? एक लिक्विड का क्या होता है? सीक्रेशन। अब लिक्विड होगा तो वो इसको अंदर से चिकना बना देगा ना, और अंदर से चिकना होने के कारण उसमें शुक्राणु जो है वो आसानी से क्या कर पाते हैं? गति। शुक्राणु गति कैसे करते हैं इनमें? तो इसमें शुक्राणु गति करते हैं किसके रूप में? तरंग के रूप में। फिर ये कहाँ जाती है? ऐसे नीचे से गति करती हुई जाती है और किस में जाकर मिलेगी? शुक्राशय में। लेकिन शुक्राशय में मिलने से पहले इनका भाग क्या हो जाता है? फूल जाता है। और फूले हुए भाग को क्या नाम देते हैं? तुम्बिकाय, या फिर क्या कहा जाता है? एम्पुला। और इस तुम्बिकाय या एम्पुला में क्या आकर मिलती है? स्खलन वाहिनी। एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी। दोनों आप कह सकते हो, स्खलन वाहिनी नहीं, दोनों कह सकते हो कि छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। और ये दोनों नलिकाएं जब मिल जाती हैं तो एक बनती है। और वो जो एक बनती है उसका नाम क्या है? स्खलन वाहिनी। क्या नाम है उसका? इस लाइन को मैं लिखवा दूंगा कि 2 छोटी नलिकाएं आती हैं जो मिलकर क्या बनाती है? स्खलन वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट बनाती है। और वो जाकर किस में खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। ठीक है, नोट कर लो। फिलहाल तो ऐसा एक लाइन में लिखवा दूंगा, वो बना लो तो अच्छी बात है, मत बनाओ। इधर वाला नोट कर लो, उनको मैं वैसे लिखवा दूंगा, डायग्राम मत बनाओ। इसको नोट कर लो, डायग्राम में वैसे, डायग्राम की बातें मैं लाइनों में लिखवा दूंगा। हो गया? तो लाइनें लिखो। लाइनें लिखो। इनका अंतिम भाग फूला हुआ होता है।
इनका अंतिम भाग फूला हुआ होता है जिसे तुम्बिकाय कहते हैं। इनका अंतिम भाग, ये लिख लिया? हाँ, तो उसके बाद वो बोल रहा हूँ मैं। इसका अंतिम भाग फूला हुआ होता है जिसे तुम्बिकाय कहते हैं। तुम्बिकाय को एम्पुला लिख लेना। इसका अंतिम भाग फूला हुआ होता है जिसे तुम्बिकाय कहते हैं। तुम्बिकाय या एम्पुला, जिसे तुम्बिकाय या एम्पुला कहते हैं। नीचे एम्पुला में छोटी वाहिनियां, शुक्राशय से छोटी वाहिनियां, ऐसे लिखो, एम्पुला में शुक्राशय से छोटी वाहिनियां, एम्पुला में शुक्राशय से छोटी वाहिनियां, स्मॉल डक्ट। एम्पुला में शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं या इसको यूटेरस मस्कुलाइन कहते हैं अंग्रेजी में। शुक्राशय से छोटी वाहिनियां आकर मिलती हैं, छोटी वाहिनियां आकर मिलती हैं, जिससे एक बड़ी नली का निर्माण होता है, जिससे एक बड़ी नली का निर्माण होता है। इसे स्खलन वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट, इसे स्खलन वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एजुकुलेटरी डक्ट। इसे स्खलन वाहिनी कहा जाता है। यह स्खलन वाहिनी मूत्र मार्ग में खुलती 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 है। उसके बाद कौन आता है? अब शुक्रवाहिनी के बाद शुक्राशय, तो लिखो शुक्राशय, शुक्राशय। लिखो शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी नाम क्या है इसका? सेमिनल वेसिकल। क्या नाम है? एक और भी नाम है इसका, अदर नेम अगर लिखना चाहो इसका तो इसका एक और भी नाम होता है। अदर नेम क्या है इसका? यूटेरस मस्कुलाइनस। क्या बोलते हैं इसको? यूटेरस मस्कुलाइनस भी कहा जाता है। संख्या कितनी होती है? क्यों भाई, संख्या कितनी होती है? 2, एक जोड़ी। देखो ये भी दिख रहा है, एक इधर है और एक इधर है, तो संख्या कितनी होती है इसकी? संख्या होती है एक जोड़ी। संख्या कितनी है इसकी? एक जोड़ी। ये एक जोड़ी होता है संख्या में, या लिख सकते हो सीधा सीधा 2। अब देखिए आगे क्या दे रहा है उसको, तो मेरी शक्ल देख ले यार। हाँ भाई, संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। मिलता कहाँ है? याद हो तो मैंने कल कहा था कि ये बना हुआ मूत्राशय के बीच में दिखता है अपने को, यही कहा था ना मैंने, ऐसे बनाया था, याद हो तो, कि ये बना हुआ मूत्राशय के बीच में दिखता है हमको, पर मूत्राशय के बीच में होता नहीं है ये। याद आ रहा है? मैंने आपको कहा था कि इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसा होता है ये। हाँ भाई बोलो, ऐसे ही बनाया था ना। और ये वाली जो स्ट्रक्चर थी इसको मैंने नाम क्या दिया था? मूत्राशय। क्या कहा था इसको? अब ये लगता तो ऐसे है जैसे ये मूत्राशय के अंदर हो, पर ये मूत्राशय के अंदर नहीं होता है। होती क्या है? आगे की तरफ होता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ होता है हमारा मलाशय, रेक्टम, और इन दोनों के बीच में कौन होता है? शुक्राशय।
यानी कि इसके आगे तो कौन है, मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पीछे कौन है, मलाशय है, जहां पर भोजन, अपशिष्ट भोजन जो है वो इकट्ठा होता है, और जहां मूत्र इकट्ठा होता है उसको मूत्राशय कहते हैं। तो इस तरीके से ये मान लो मूत्राशय ये हो गया मलाशय, दोनों के बीच में कौन होता है, शुक्राशय। तो आशय आशय सारे एक जगह हैं, मूत्राशय उस आगे की तरफ, उसके पीछे शुक्राशय, उसके पीछे की तरफ मलाशय। तो ये सारे मलाशय आशय जितने भी है ना वो सब एक साथ उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो कहाँ स्थित होता है अगर पूछा जाए तो, स्थान इसका पूछा जाए तो कहाँ होता है, अब तो बोल सकते हो, बोलो स्थान कहाँ है इसका भाई, कहाँ है, मूत्राशय व मलाशय के बीच में, मूत्राशय व मलाशय के क्या होता है, मध्य में होता है ये, मूत्राशय ये मलाशय के मध्य में। मूत्राशय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेक्टम। इन दोनों के बीच में क्या होता है, उपस्थित होता है कौन, शुक्राशय। अब शुक्राशय है क्या, शुक्राशय वास्तव में एक ग्रंथि है, शुक्राशय वास्तव में क्या है, एक ग्रंथि है। ये शुक्राशय कोई अंग नहीं है, बल्कि शुक्राशय क्या है, वास्तव में एक ग्रंथि है। ये एक ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर है, ये ग्रंथि के तरीके से काम करती है। आप कह सकते हो कि ये एक ग्लैंड होती है, ठीक है। और ग्रंथियां क्या काम करती है भाई हमारे शरीर में, या तो हार्मोन निकालती है या एंजाइम निकालती है, कुछ ना कुछ। जैसे आपने पढ़ा है लार ग्रंथि क्या निकालेगी, लार। आपने पढ़ा जठर ग्रंथि क्या निकालेगी, जठर रस। आपने पढ़ा है यकृत में पित्ताशय क्या निकालेगा, पित्त रस। आपने पढ़ा है अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस। या फिर आपने पीयूष ग्रंथि से पढ़ा होगा हार्मोन निकला। थायराइड ग्रंथि से क्या निकला, हार्मोन निकला। एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकला, हार्मोन निकला। तो हर ग्रंथि का काम क्या होता है, किसी न किसी पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालना। और ये कौन से पदार्थ को बाहर निकालती है, तो इससे निकलता है एक क्षारीय तरल पदार्थ। क्या निकलता है, एक क्षारीय तरल पदार्थ इससे निकलता है। अब देखो एक शब्द मैंने यहां पे लिखा है क्षारीय। क्षारीय का मतलब बेस नेचर, क्षारीय का मतलब, और बेस जो होंगे उनका पीएच कितना होगा, 7 से अधिक ही होगा, यस या नो। तो ये क्षारीय तरल जो होता है, इस क्षारीय तरल के द्वारा क्या काम किया जाता है, ये क्षारीय तरल वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। कितना, वीर्य का 60 से 70% भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो वीर्य के अंतर्गत और भी चीजें होती हैं। वीर्य का मतलब सीमन जिसको आप बोलते हो, इसके अंतर्गत और भी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें 60 से 70% कौन होता है, एक पदार्थ जो कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है, और जो कहां से निकलता है, शुक्राशय से निकलता है। तो इस क्षारीय तरल को आप नाम दे सकते हो चाहो तो, क्या नाम दे सकते हो कि ये शुक्राशय से निकलता है, इसलिए इसको नाम क्या दे देंगे, इसलिए इसको नाम दे देंगे शुक्राशयी तरल। क्या कह देंगे इसको, शुक्राशयी तरल। इसको सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। अंग्रेजी में बात करें तो क्या कहेंगे इसको, सेमिनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कहां से निकलता है, शुक्राशय से। तो नाम याद रखना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसका नाम क्या होता है, शुक्राशयी तरल होता है। वैसे याद रखो कि ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, लिक्विड होता है, और किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। कितना % बनाता है, 60 से 70% भाग वीर्य का कौन बनाता है, शुक्राशयी तरल बनाता है। अब ये वीर्य में होता क्या है, या ये कहें कि शुक्राशयी तरल में क्या क्या होता है, तो इस शुक्राशयी तरल में मेनली 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, शुक्राशयी तरल, कोड़े वाले मैं वहीं आ जाऊंगा, देख लेना। शुक्राशयी तरल, वो लठ कहाँ गया, हाँ यहीं रखा है, ये रहा, ये हमने परमानेंट यहीं रख रखा है, देख ले, दिख रहा है ना। पीछे वालों तुमको कह रहा हूं, विशेषकर 3-4 को। उसके बाद इसको यूज में लिया कि नहीं, मेरे बाद किसी ने नहीं लिया। शुक्राशयी तरल है, मैं बहुत यूज करता हूं इसका, प्रैक्टिकल करके दिखा देता, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता। बहुत ठोका है मैंने, इनको पूछ लेना। हाँ भाई, शुक्राशयी तरल, इसमें कितनी चीजें होती हैं, मेनली 3 चीजें।
बस आपको 3 ही काम की बात याद रखनी है, बिना काम की छोड़ देनी है अपने को। तो 3 चीजें हैं इसमें जो काम करती है, उन्हीं को याद रखना है। तो शुक्राशय तरल में कितने पदार्थ होते हैं? मेन 3 पदार्थ होते हैं इसमें, 3 प्रमुख पदार्थ होते हैं इसमें। और इसमें 3 जो प्रमुख पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक पदार्थ जो इसमें पाया जाता है वो होती है फ्रक्टोज शर्करा। क्या होती है? एक तो फ्रक्टोज शर्करा होती है, इसमें मेन जो काम करने वाली है। दूसरी जो चीज होती है इसमें, दूसरा जो काम करने वाला है उसका नाम होता है प्रोस्टोग्लैंडिस। दूसरा कौन होता है? प्रोस्टोग्लैंडिस होता है, दूसरी जो चीज इसमें पाई जाती है। और तीसरी जो चीज इसमें पाई जाती है वो होता है फाइब्रिनोजन। कौन होता है? फाइब्रिनोजन। अगर मैं इन तीनों में से भी बात करूं कौन सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टोग्लैंडिस और फाइब्रिनोजन, ये तीनों किस में मिलते हैं? शुक्राशय तरल में मिलते हैं। मैं कहूं तीनों में से ज्यादा कौन मिलता है, तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? फाइब्रिनोजन। ये तीनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखो शुक्राशय तरल में कितने पदार्थ हो गए मुख्य? 3। कौन कौन से 3? फ्रक्टोज शर्करा, दूसरा कौन हो गया? प्रोस्टोग्लैंडिस, तीसरा कौन हो गया? तीनों में सबसे ज्यादा फाइब्रिनोजन होता है, तीनों में सबसे ज्यादा। अब इनके काम क्या हैं, तो इनके काम की बात कर लेते हैं। फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है? ये शुक्राणुओं को पोषण देती है। शुक्राणुओं का भोजन कौन है? फ्रक्टोज शर्करा। ये क्या करती है? ये शुक्राणु को पोषण देती है। ये इसका काम है शुक्राणु को क्या करना? पोषण प्रदान करना। ये इसका काम होता है। ये प्रोस्टोग्लैंडिस जो है इसका काम क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिस क्या करता है? जब ये वीर्य यूट्रस में पहुंचता है, गर्भाशय में जब ये पहुंचता है, मादा जनन मार्ग में तब पहुंचता है, तो ये क्या करता है? गर्भाशय को फैलाता है, सिकुड़ता है, फैलाता है, सिकुड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। अंग्रेजी वालों क्या कहते हैं इसको? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मतलब कोई चीज फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, इस तरीके की जो क्रिया होती है उसको हिंदी में तो कहते हैं क्रमानुकुंचन और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस कहा जाता है। तो इस प्रोस्टोग्लैंडिस का काम क्या होता है कि वीर्य जो है वो यूट्रस में पहुंच चुका, गर्भाशय में। अब ये क्या करेगा? प्रोस्टोग्लैंडिस गर्भाशय को फैलाएगा और सिकुड़ेगा, फैलाएगा और सिकुड़ेगा, तो स्पर्म क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। शुक्राणुओं की क्या होगी? गति। और शुक्राणु गति करते हुए किस में पहुंच जाएंगे? फैलोपियन नलिका में पहुंच जाएंगे। किस में पहुंच जाएंगे? फैलोपियन। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से अपन बना देते हैं। ये लो भाई, ये मादा जनन तंत्र हो गया मान लो, ठीक है। अब मादा जनन तंत्र में ये वाला भाग जो होता है ये वजाइना, योनि जिसको अपन कहते हैं, और ये वाला जो भाग होता है इसको नाम दिया जाता है गर्भाशय, यूट्रस। क्या कहते हैं इसको? ये और ये वाला जो हिस्सा होता है इनको कहा जाता है फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी कह देते हैं। चलो, ओविडक्ट क्या कह देते हैं इसको? अंडवाहिनी। अब मैंने जब जनन तंत्र के स्टेप लिखवाए तब सेकंड स्टेप मैंने लिखवाया था वीर्य सेचन या नर युग्मक का स्थानांतरण। कल लिखवाया है? हाँ हाँ, ये ठुकने के काम है, डंडा यूज में आ जाएगा जल्दी इस तरीके से। तो रोजाना घर जाके पढ़ा करो, दूसरे दिन अगर कोई सवाल आता है पहले वाले में से तो उसका उत्तर दिया करो, नहीं तो मैं एक एक को खड़ा करके पूछने लग जाऊंगा फिर। हैं? मैं कब जाने वाला हूँ? अच्छा, तुम जाने वाले हो। कब जाने वाले हो? अच्छा, कल लास्ट है। अच्छा ठीक है। तो ये गर्भाशय, ये अंडवाहिनी और ये क्या हो गया? वजाइना हो गया। 3 चीजें हो गई अपनी। अब मैंने कहा कि वीर्य को यहां छोड़ दिया गया, वीर्य को यहां पे छोड़ दिया गया। अब वो वीर्य जो है यहां से किस में पहुंच गया? गर्भाशय में। अब गर्भाशय तो बहुत जोड़ी थैलेनुमा संरचना है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कैसे गति करे? तो अब यहाँ पर स्पर्म मौजूद है इस तरीके से, ऐसे होते हैं स्पर्म जो यहाँ पे मौजूद है, इस प्रकार से स्पर्म यहाँ पे पाए गए।
अब होगा क्या, इस वीर्य के साथ आया हुआ प्रोस्टोग्लैंडिस क्या करेगा, इसको यहां से सिकुड़ाएगा, फैलाएगा, सिकुड़ाएगा और फैलाएगा। जब ये सिकुड़ेगा और फैलेगा तो ये स्पर्म कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहां, कुछ तो चले जाएंगे इधर और कुछ चले जाएंगे इधर। तो किस में चले गए, अब ये अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी में इधर से आता है अंडा। तो अंडा और शुक्राणु वहां मिलते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखो इसका, तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया गर्भाशय में क्या करना, इसका काम हो गया गर्भाशय में क्रमानुकुंचन करना। इसका काम क्या है, गर्भाशय में क्या करना, क्रमानुकुंचन करना, ये इसका काम होता है। क्रमानुकुंचन को अंग्रेजी में लिख देता हूं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं इसको, पेरिस्टालसिस कहते हैं इसको। ठीक है। और ये फाइब्रिनोजन आप जानते हो थक्का बनने की क्रिया को क्या करता है, रोकता है। नोट करो। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए भी लेके आना। हाँ बात नहीं यार, लिखो जल्दी जल्दी। तूने कहाँ फुटवाया ये हैं? बाजार में तो नहीं पिटा है ना कहीं, बाजार में तो कहीं नहीं पिटा है ना। धन्यवाद, बैठ जा। अरे और उसने मार दिया तो वो तो बर्दाश्त करगी, तू बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। बोतल बंद करके मत फेंकना उसके ऊपर। तभी तो वो बंद करके फेंक रही, नहीं तो खुली बोतल फेंकती तेरे ऊपर। हाँ हो गया, जिस दिन बंद कर दो उस दिन कोर्स कंप्लीट। ये तो रिप्रोडक्शन तो हो जाएगा, और थोड़ी बच रहा है कुछ। और तो एग्जाम कब है, फिर तो नहीं होगा। प्रकाश क्या कह रही थी, पास नहीं होगे क्यों, नहीं तो पास क्यों नहीं होगे, उससे क्या लेना देना है। जितना पढ़ा दिया उतना पूरा याद है, बता। नहीं मेरे को एक उत्तर, अरे मेरे को इस बात का उत्तर दो। आप कह रहे हो कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है और हम पास नहीं होंगे। अरे तो गुड़िया एक मिनट बात तो सुनो पहले मेरी। आपको पढ़ा दिए ना, जितने पढ़ा दिए, अगर आपको उतने कंठस्थ याद है तो मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अब पर बात ये है ना कि हम पढ़ना तो और भी चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ा दिया वो तो याद ही नहीं है। एक चीज होती है पढ़ना और एक चीज होती है कॉन्फिडेंस आना। आप में कॉन्फिडेंस इतना, अरे सुनो ओए छोरे,
आप में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अभी तक जो पढ़ा दिया उसका एक सवाल गलत नहीं करके आऊंगा। नहीं है ना, ये कॉन्फिडेंस है। अगर ये है ना तो आपका सिलेक्शन आज ही से क्लास आना बंद कर देना, कोई नहीं रोक सकता। हाँ सच में। चलो फिर वही बात उस पे जा रही है, जो नहीं आएंगे उन पे, जो मैं कह रहा हूं उस पे नहीं सुन रही पहले। ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनको छोड़ के जितना बचा दिया वो कंठस्थ याद है। मैं जो पूछ रहा हूं उस बात का उत्तर दे। अधिकतर से मतलब नहीं है, अधिकतर से मतलब नहीं है। मतलब बातें देखो दो होती हैं। ऐसे कभी भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होते जैसा कि आप सोच रहे हो, ठीक है। आपको सारा पढ़ा दिया जाए ना तो भी आप कुछ चैप्टरों को तो छोड़ के जाओगे जिनको याद नहीं करोगे आप, कि ये मेरे को कठिन लगता है मैं इसके सवाल नहीं करके आऊंगा। चलो फिर वही बात उसी पे आएगी घूम फिर के। मैं कह रहा हूं जितना पढ़ा दिया ना उसको ऐसा कंठस्थ याद कर दो इन 4-5 दिनों में कि इसमें से तेरा मन करे ना जहां से पूछ लेना, मैं गलत नहीं करूंगा। अगर ये आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर चाहे चैप्टर छूट रहे हैं छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन जितने अब तक पढ़ा दिए सर ने उसका एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बस तो हो गया सिलेक्शन अपना। तो फिर कहां से आएगा? अब उसमें सर क्या करे, तो सर जो बता रहे हैं वो पिछले पेपर को देख के बता रहे होंगे। अब जो आपका पेपर कब था? 22 को। अब इससे पहले पेपर कब हुआ था? पिछले साल। तो 13 तारीख को था, 13। हाँ तो अब देखो 22 का जो पेपर हुआ था उसके लिए सर ने क्या बताया, 13 वाले पेपर को देख के या 16 वाले पेपर को देख के बताया होगा कि उसमें जेनेटिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन आए होंगे। अब 6 से 7 उसमें आए थे तो सर ने कह दिया कि अंदाजन इसमें भी 4-5 तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पेपर बनाने वाले बदल दिया। उसमें सर क्या करें हैं? 24 में भी नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो फिलहाल तो इसको तो पूरा करो, लिखो। अगला लिखिए मूत्र मार्ग। अब चलते हैं मूत्र मार्ग पे, आ जाओ। जो बच रहा है उसको फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग क्या है? ये 2 चीजों से मिलकर बनेगा। किन किन 2 चीजों से? देखो